Hello friends, welcome in my tutorial channel Biochemistry. In this video lecture I will discuss about cytoplasm of bacterial cell. इसके पहले हम लोग सेल एनवेलप वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है। तो कोई भी सेल हो, उस सेल के सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो कोलाइडल मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा वो नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। बट आप अगर प्लांट सेल देखेंगे या एनिमल सेल देखेंगे तो वहां पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि यहाँ पे कुछ हमारे पास देखेंगे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट के केस में, जो कि यूकैरियोट के केस में प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे सेप वैक्यूल भी एब्सेंट होता है, केवल गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल। हम कह सकते हैं गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट बट सेप वैक्यूल्स एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल। केवल यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं, और वो मेम्ब्रेन लेस होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल है तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को इस तरीके से मिलेंगे। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेसोसोम्स हम लोग पढ़ेंगे, क्रोमेटोफोर्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम, प्लाज्मिड एंड इंक्लूजन बॉडीज या स्टोरेज बॉडीज भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल है और ये जो लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया है। यहाँ पे न्यूक्लियोइड मिलेगा आपको, राइबोसोम मिलेंगे, इंक्लूजन बॉडीज मिलेगी, ओके। और क्या कहते हैं मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गन जैसे राइबोसोम आपने देखा ही। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेसोसोम से। व्हाट इज मेसोसोम्स? ये हम कह सकते हैं क्या होती है, इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल इज नोन एज मेसोसोम्स, ओके। इट डेवलप्स एज इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, और ये क्या है, जगह जगह पे इनर साइड इसकी ग्रोथ हो गई है और ये क्या बना लिया है, एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोसोम्स। क्या बोलते हैं? मेसोसोम्स। अब मेसोसोम्स को हम लोग टू कैटेगरी बनाते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? एक तो जो डीपली प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में उसको बोलते हैं सेप्टल मेसोसोम्स या सेंट्रल मेसोसोम्स। क्या बोलते हैं? सेप्टल मेसोसोम्स या सेंट्रल मेसोसोम्स। और एक जो नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल मेसोसोम। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल मेसोसोम्स। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है, जो हमारे पास सेंट्रल मेसोसोम है वो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। तो जब हम लोग सेल डिवीजन वाला पोर्शन देख रहे थे वहां पे देखे थे बैक्टीरिया में कि क्या होता है, मेसोसोम इस तरीके से न्यूक्लियोइड से पहले अटैच हो जाता है, देन न्यूक्लियोइड टू पार्ट में डिवाइड होता है, देन क्या होती है, पूरी की पूरी बैक्टीरियल सेल दो न्यू इंडिविजुअल सेल में डिवाइड हो जाती है। उसके लिए जो मेसोसोम पार्टिसिपेट करता है तो आपको याद रखना है सेप्टल मेसोसोम या सेंट्रल मेसोसोम पार्टिसिपेट करता है। पेरिफेरल मेसोसोम का क्या फंक्शन होता है? इट सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने बताया ये सेल मेम्ब्रेन के आप यहाँ पे देख सकते हैं नियर प्रेजेंट है, और मेन इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में। ये क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया की, बिकॉज दे हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ओके। तो आपको पेरिफेरल मेसोसोम का फंक्शन याद होना चाहिए कि क्या करता है पेरिफेरल मेसोसोम, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके साथ सेल वॉल सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, ओके। यहाँ पे एक टर्म आता है कॉन्ड्रियन। क्या होती है कॉन्ड्रियन? तो हम जानते हैं कि जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं उसी तरीके से बैक्टीरियल सेल में मेसोसोम्स के बाद पेरिफेरल मेसोसोम्स हैं, उनके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे कुछ सिमिलर फंक्शन है, इसलिए हम इसको मेसोसोम को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियन बोलते हैं। तो ऐसे मेसोसोम जिनके पास रेस्पिरेटरी ऑक्सीडेटिव एंजाइम है फॉर रेस्पिरेशन दे आर नोन एज कॉन्ड्रियन, ओके। अब आइए देखते हैं क्रोमेटोफोर्स। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल में। आप देखेंगे साइटोप्लाज्म की तरफ ये भी प्रेजेंट है, ये भी एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है
और इसका मेन फंक्शन होता है पिगमेंट स्टोरेज का। क्या होता है? पिगमेंट स्टोरेज का। तो हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी तरीके से क्रोमेटोफोर भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है, तो क्रोमेटोफोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे हैव पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब उन पिगमेंट का क्या नाम है? तो जिस तरीके से प्लांट सेल में हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है मेन पिगमेंट, इसी तरीके से यहाँ पे बैक्टीरिया क्लोरोफिल आप देखेंगे और बैक्टीरियोफियोफाइटिन। क्या देखेंगे? बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोफियोफाइटिन, दे आर प्रेजेंट इन अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटोफोर। दे अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किससे अटैच है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, और इसका फंक्शन किसके सिमिलर है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक से। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम। राइबोसोम होता क्या है? तो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस का। हम इसको प्रोटीन फैक्टर भी बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है। क्यों मेम्ब्रेनलेस? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना। न्यूमेरिकल में जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 8 लाइक स्ट्रक्चर, तो उसी तरीके कुछ ये दिखता है। इसमें एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। मतलब हम बोलेंगे राइबोसोम जो होता है वो 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट का जो मेजरमेंट है वो 50s है एंड स्मॉलर सब यूनिट का जो है वो 30s है। एस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? एस यहाँ पे डिनोट कर रहा है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ओके, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होता है वो 70s टाइप का होता है, और यही यूकैरियोट में अगर देखेंगे तो 80s टाइप का होता है, 80s टाइप का। ओके, अब आप ये सोचेंगे कि इसकी लार्जर सब यूनिट 50 है, स्मॉलर सब यूनिट 30 है, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे तो 80 आना चाहिए, फिर ये 70 क्यों है? ये ऐसा इसलिए है, आप जब अलग अलग इनके सब यूनिट का वो देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, तो अलग अलग आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब हमको यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट मिलेगा 50 मिलेगा और स्मॉलर सब यूनिट का 30 मिलेगा। लेकिन जब पूरा स्ट्रक्चर आप राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के केस में देखेंगे तो ये 70 मिलेगा, और जब आप यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो वहां 80 मिलेगा पूरे स्ट्रक्चर का। वहां पे लार्जर सब यूनिट का कितना हो जाएगा? 60 एंड स्मॉलर सब यूनिट का 40। तो आप यहाँ पे ऐड नहीं करना है, ये मत सोचिएगा हम ऐड करके जो है करेंगे यहाँ पे टी आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हम जब अलग अलग उसके यूनिट का स्टडी करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो मेजरमेंट होता है वो 50 एंड 30 होता है स्मॉलर के लिए, पूरे स्ट्रक्चर का 70 होता है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल में टोटल 80 होता है और लार्जर सब यूनिट का जो मेजरमेंट है वो 60 है और स्मॉलर सब यूनिट का 40 होता है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको और डिटेल में हम लोग सेल वाले पोर्शन में देखते हैं जब सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं। तो राइबोसोम क्या है? इट इज मेम्ब्रेनलेस सब माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल। In prokaryotes, ribosome are 70s type, made up of 2 subunit, one smaller 30s and larger 50s। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? एक याद रखने वाली जो चीज है S क्या डिनोट करता है? ओके, राइबोसोम्स आर फ्री और फिक्स्ड इन बैक्टीरियल सेल। अब ये मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है तो या तो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो किसी न किसी मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा। ओके, तो फ्री राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? फ्री राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस जो करेगा, मान लीजिए ये फ्री राइबोसोम है, एमआरएनए के साथ मिलकर के क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस करेगा वो इंट्रासेलुलर फंक्शन के लिए जरूरी होगी। जो प्रोटीन ये सिंथेसाइज करेगा फ्री राइबोसोम, वो किसके लिए जरूरी होगी? इस राइबोसोम सेल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होगी। और जो ये हमारे पास मेम्ब्रेन से अटैच हैं वो राइबोसोम जो होंगे वो जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ओके, मतलब कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरत होगी उसको सिंथेसाइज करेंगे। तो हम कह सकते हैं फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर इंट्रासेलुलर यूज, जो सेल के अंदर यूज होगी। ट्रांसपोर्ट के लिए कौन करेगा? फिक्स राइबोसोम करेंगे। अब एक टर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं?
ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12th में, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे पॉलीसोम्स। ओके, तो वहां पे एमआरएनए आएगा तो पता होना चाहिए एमआरएनए होता है, क्योंकि 10th से जब हम 11th में आते हैं तो बहुत से नए टॉपिक होते हैं। तो 11th में जो अभी नया है वो घबराए नहीं, बहुत से आपको टर्मिनोलॉजी ऐसे मिलेंगी जो आपने सुना नहीं होगा, तो आप सारी टर्मिनोलॉजी को एक जगह नोट डाउन करिए, उसको बार बार पढ़िए। नहीं आ रहा है तो पूछिए और घबराना नहीं है। तो यहाँ पे डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन। अब डीएनए से आरएनए जब बनता है तो आरएनए बनता है, तो आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए तीनों बनेंगे। अब यहाँ पे जो हमें जरूरत है प्रोटीन सिंथेसिस वो है एमआरएनए। एमआरएनए की मान लीजिए चेन है, मतलब स्ट्रैंड है, और ये स्ट्रैंड किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, उसको हम पूरा का पूरा एमआरएनए बोल देते हैं। इस पे राइबोसोम अटैच होकर के क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे करेगा? कि अमीनो एसिड की एक चेन बन जाती है इस तरीके से। जब अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी तो पेप्टाइड चेन कहलाएगी। कई पेप्टाइड चेन मिलकर प्रोटीन बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एमआरएनए के स्ट्रैंड पे एक से ज्यादा राइबोसोम 4 to 8 राइबोसोम अटैच हो जाएं, कितने? 4 to 8 राइबोसोम अटैच हो जाएं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। क्यों पॉलीराइबोसोम? एक सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड से 4 to 8 राइबोसोम अटैच्ड हैं, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या करेंगे? सेम प्रोटीन की कई कॉपी बना लेंगे। पॉलीराइबोसोम क्या करते हैं? सेम प्रोटीन की कई कॉपी बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं पॉलीराइबोसोम क्या होता है? 4 to 8 राइबोसोम आर अटैच्ड टू एमआरएनए कॉल्ड polysomes or polyribosome. They can synthesize several copies of same protein. ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो हम देखेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता क्या है? जो हमारे पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अभी न्यूक्लियोइड के बारे में अलग डिस्कस करेंगे पूरा। ये जो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ओके, या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया की वायबिलिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो कौन से, उसको कौन फुलफिल करेगा? न्यूक्लियोइड। मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ओके, बट बैक्टीरिया की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन प्रोवाइड करता है? वो प्लाज्मिड करता है। मतलब आप पढ़ते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या कंजुगेटिव बैक्टीरिया, तो उसके लिए जो जीन होते हैं वो स्पेशल जीन है, वो कौन फुलफिल करता है? उसको प्लाज्मिड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कैसा? लीनियर डीएनए है या सर्कुलर डीएनए है? तो दे आर सर्कुलर डीएनए। ओके, तो अगर कभी आ जाए प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्यों एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल रहे हैं? आप देख रहे हैं कि मेन क्रोमोसोमल जो पार्ट है बैक्टीरिया का, जो न्यूक्लियोइड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, उससे ये अलग है। ये न्यूक्लियोइड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरा मैंने बताया ये बैक्टीरिया की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और इनका जो रेप्लिकेशन होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। आपको ये भी चीज याद होनी चाहिए। इट इज ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेगेटिवली सुपरक्वाइड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारे पास जिंदा है स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसमें लीनियर प्लाज्मिड देखने को मिलता है। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, तो मैंने बता दिया। प्लाज्मिड एनकोड्स प्रोडक्ट दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर वायबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। तो आपने देखा कि वायबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेन क्रोमोसोमल जो न्यूक्लियोइड वाला डीएनए है वो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया की वो कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मिड करता है। अब आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ द प्लाज्मिड इट इज 2 टाइप्स, मोबिलाइजेबल एंड सेल्फ ट्रांसमिसिबल। मोबिलाइजेबल क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होते हैं? मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, 2 बैक्टीरियल सेल हैं। ओके, अब यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट है और इसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्रोमोसोमल मटेरियल है। अब ये प्लाज्मिड क्या करना है? इस प्लाज्मिड को यहां से यहां मूव कराना है। ठीक है, तो मूव करने के लिए इसके पास क्या होनी चाहिए? कुछ जीन्स होनी चाहिए, स्पेशल जीन्स होनी चाहिए। बट मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड के पास
इस तरीके ट्रांसफर होने के लिए कोई भी जीन नहीं होता। ये क्या करता है, सेल्फ ट्रांसमिसिबल जो प्लाज्मिड होते हैं उनके साथ मिलकर के, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और प्रेजेंट है सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड, उनके साथ मिलकर के क्या होता है, अपने आप को दूसरे जहां पे प्लाज्मिड नहीं है वहां पे ट्रांसफर करता है। बट इसके पास क्या होता है, इसके पास ओरी साइट होती है। ओरी साइट क्या होती है, दे आर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। मतलब यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए ओरी साइट है, यहाँ पे अभी ट्रांसफर करने के लिए कह सकते हैं रेडी है। तो ये सीक्वेंस ऑफ ओरी साइट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। ओके, बट इसके पास और कोई भी जीन नहीं होती मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड के साथ। ये किसके साथ मिलकर के ट्रांसफर होता है, सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड के साथ। बट सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड के पास सभी जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए जीन होती हैं, जो कि ट्रांसफर मैकेनिज्म में रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। डोनर हम किसको बोलेंगे, जिसके पास प्लाज्मिड है वहां से जब रेसिपिएंट के पास जाएगा जहां पे नहीं है, तो इसके पास सभी जीन प्रेजेंट होते हैं। किसके पास, सेल्फ ट्रांसमिसिबल के पास। और जो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड हैं वो क्या होते हैं, आइदर ट्रांसमिसिबल होते हैं या मोबिलाइजेबल होते हैं। ओके, जिसका एग्जांपल है एफ प्लाज्मिड, हम लोग बहुत सा कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं। एफ प्लाज्मिड इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। और हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब हमारे पास बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरी बैक्टीरिया है, और यहां से प्लाज्मिड ट्रांसफर होना है, तो पहले क्या होता है, इसके पास जीन होता है, सेक्स पिलाई की सिंथेसिस करेगा, जिसके कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाएगी। अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जब बन जाएगी तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर साइट होती है, ओरिटी जिसको बोलते हैं। अब यहां से हमारा ये प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये क्रोमोसोमल मटेरियल था हमारा, और यहाँ पे भी क्रोमोसोमल मटेरियल है, लेकिन ये एफ पॉजिटिव सेल होती है। क्यों एफ पॉजिटिव बोलते हैं, बिकॉज दे हैव एफ प्लाज्मिड। और यहाँ पे एफ निगेटिव होता है दूसरा रेसिपिएंट को क्या बोलते हैं, एफ निगेटिव या फीमेल सेल। और एफ निगेटिव जब है तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्लाज्मिड एफ पॉजिटिव से एफ निगेटिव में आ जाएगा, और एफ निगेटिव वाली भी एफ पॉजिटिव बन जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये किस तरीके का प्लाज्मिड है, सेल्फ ट्रांसमिसिबल। क्यों बोल रहे हैं सेल्फ ट्रांसमिसिबल, बिकॉज दे हैव ऑल जीन्स फॉर इनकोडिंग ईच टाइप ऑफ ट्रांसमिसिबल प्रोटीन। ओके, ट्रांसफर के लिए जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी ये सिंथेसाइज कर लेगा। कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये एफ प्लाज्मिड है। अगर बैक्टीरियल सेल का एफ प्लाज्मिड उसके मेन क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एचएफआर सेल, या एपिसोम्स भी बोलते हैं, इसको एपिसोम्स भी बोलते हैं इस सेल को। अब एचएफआर क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि दे आर हाईली एफिशिएंट टू डिलीवरिंग जीन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे अगर इसका क्रोमोसोमल जीन ट्रांसफर करना हो तो ये हाईली एफिशिएंट होगा, ये वाला सेल एचएफआर वाला सेल। ओके, इसीलिए हम लोग बोलते हैं व्हेन एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एचएफआर, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल, बिकॉज इट इज हाईली एफिशिएंट टू डिलीवरिंग जीन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। अगर अब ये एचएफआर जो है एफ निगेटिव के साथ जो है कॉन्जुगेट करेगा तो यहाँ पे एफ निगेटिव वाला भी क्या बन जाएगा, वो एफ प्राइम बन जाएगा। मतलब वहां पे कंप्लीट एफ पॉजिटिव तो नहीं बनेगा, वहां पे एफ निगेटिव ही रह जाता है। अगर कभी ये भी याद, जब हम लोग कॉन्जुगेशन पढ़े थे तो वहां पे देखे थे कि अगर एचएफआर सेल किसी एफ निगेटिव सेल के साथ कॉन्जुगेट करती है, मान लीजिए एफ निगेटिव सेल है, इसके साथ कॉन्जुगेट करती है, तो क्या ये एफ पॉजिटिव बना लेगा, नहीं, ये एफ पॉजिटिव नहीं बनाता, ये एफ निगेटिव ही रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट प्लाज्मिड का जीन जो है नहीं पहुंच पाता, इसलिए एफ नेगेटिव रह जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। इसी तरीके से आर प्लाज्मिड भी होते हैं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स के लिए। मतलब उनके पास जो प्लाज्मिड होगा वहां पे जो जीन होगी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, एंटीबायोटिक सिंथेसिस से रेजिस्टेंट कर पाने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए आर प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड क्या है। और इनकी नंबर की बात करें तो ये एक सेल में अलग अलग हाई कॉपी नंबर, इंटरमीडिएट कॉपी नंबर, मॉडरेट कॉपी नंबर, जो लो कॉपी नंबर है वो 15 to 20 प्लाज्मिड पर सेल होती है, लो कॉपी नंबर।
अब हम बात करेंगे इंक्लूजन बॉडीज की। इसी को हम बोलते हैं स्टोरेज बॉडीज या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। क्या होते हैं? बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिजर्व्स डिपॉजिट होते हैं जिनको हम लोग इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। और ये जो इंक्लूजन बॉडीज हैं ये मेम्ब्रेन लेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन लेस होती है। अब कौन कौन से इंक्लूजन बॉडीज हो सकती हैं? ग्लाइकोजन पॉलीमर हो सकता है, जिस तरीके से हम प्लांट सेल में देखते हैं स्टार्च स्टोर होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है। ये किसके पॉलीमर है? ग्लूकोज के पॉलीमर है। ओके। कार्बोक्सिसोम होता है। कार्बोक्सिसोम क्या होते हैं? कार्बोक्सिसोम दे आर कंटेनिंग एंजाइम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। और ये क्या होते हैं? टोबिस्को। तो ये एग्जाम में आया है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है इंक्लूजन बॉडी से कि अगर मान लीजिए पूछ लेगा कार्बोक्सिसोम तो बोल देगा स्टोरेज ग्रेन्यूल फॉर ग्लाइकोजन, स्टोरेज ग्रेन्यूल फॉर फॉस्फेट, स्टोरेज ग्रेन्यूल फॉर सल्फर। बट आपको क्या याद रखना है? दे कंटेन्स एंजाइम टोबिस्को। ओके। और टोबिस्को हमको पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। नेक्स्ट है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स किसके लिए होते हैं? दे रिजर्व फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये भी आपको याद रखना है, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल रिजर्व फॉर फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नेक्स्ट है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। साइनोफाइसिन क्या होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज पेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल किसके लिए है? अगर पेप्टाइड ऑप्शन आया है तो पेप्टाइड लगाना है। अगर वहां पे ये दे दिया पेप्टाइड्स ऑफ आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड तो वो भी सही है। ओके। नेक्स्ट गैस वैक्यूल। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सैब वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो ये है गैस वैक्यूल। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, आप ये देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ये। दे आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया एंड सम अदर बैक्टीरिया सराउंडेड बाय नॉन लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है कि ये क्या कहते हैं मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, नहीं। They are impermeable to water but permeable to atmospheric gases। ये वाटर के लिए परमेबल नहीं होते, ये गैसेस के लिए जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं उसके लिए परमेबल होती हैं। इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। ये बैक्टीरिया को हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इनका फंक्शन ये होता है, मान लीजिए हमारे पास वाटर बॉडीज है कहीं पे, तो वहां पे अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये गैस वैक्यूल बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं और उस बैक्टीरिया को सरफेस पे इस तरीके से अरेंज करते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। तो हम कह सकते हैं दे आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये बॉयंसी प्रोवाइड करेंगे जिसके कारण वो बैक्टीरिया सरफेस पे फ्लोट कर पाएगी और सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। तो ये गैस वैक्यूल का फंक्शन है। दोस्तों आपको अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट करिए या नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।